नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर, जहां सीटेट 2024 के लिए मैथ्स की पेडागोजी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हर बार आते हैं और कहीं ना कहीं बच्चा इसलिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं पर एट लास्ट टाइम पर वो उस कंसेप्ट को देखना भूल जाता है या फिर उसके दिमाग में पहले की क्लासेस का जो कि पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो जाता है। तो लास्ट टाइम पर जाने से पहले एग्जाम सेंटर में आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको इन सिद्धांतों को रिवाइज करने में बहुत उपयोगी होंगी। तो भूले नहीं, कहां टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियोस जहां हर एक सिद्धांत, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यूं चुटकियों में आसान किया गया है। उनमें से एक है जॉल्टन पॉल डीन्स का मैथ समझने का सिद्धांत। यहां उन्होंने दो बातें कही हैं जहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। पहली बात जॉल्टन पॉल डीन्स ने कही कि अगर आप बच्चों को जोड़ तोड़ सामग्री, खेल और कहानियों के माध्यम से सिखाएं तो बच्चे कम उम्र में भी उच्च लेवल का यानी हायर लेवल का मैथ सीख सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट पूछा जाता है कि यह किसने कहा, आपका जवाब होगा जॉल्टन पॉल डीन्स ने। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि टीचर बच्चे को अवधारणा, कंसेप्ट या संप्रत्य सिखाने के बाद ही उसका अमूर्तीकरण या एब्स्ट्रैक्टाइजेशन करे। यानी कि ऐसा ना हो कि पहले ही आप ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि जिसके अंदर आ जाए कि भैया आप 10 को 15 से जोड़िए। अरे भाई, पहले आप बच्चे को कंसेप्ट समझने के लिए मूर्त अनुभव दीजिए, फिर उसके बाद अमूर्तीकरण की तरफ लेकर जाइए। पहले उसे खेलों के माध्यम से सिखा दीजिए, एक्सपीरियंस दे दीजिए। यानी कहीं ना कहीं ये भी ईएलपीएस अप्रोच की बात करते हैं। तो ये लाइन पूछी गई है, याद रखेंगे क्या कहा है कि मैथ्स के टीचर को पहले बच्चे को कंसेप्ट सिखाना चाहिए, उसके बाद उसका अमूर्तीकरण करना चाहिए। इन्होंने 6 स्टेजेस दी। पहली स्टेज का नाम है स्वतंत्र अवलोकन की अवस्था, या जिसे आप कह सकते हैं फ्री प्ले स्टेज, जिसमें इन्होंने कहा कि देखिए बच्चे के सामने आप समस्या लेकर आइए, बार बार समस्या आएगी, बच्चा उसके लिए बार बार प्रयास करेगा, वो बार बार असफल भी होगा, लेकिन वो तब तक प्रयास करता रहे, आपको उसके साथ तब तक प्रयास करना है जब तक कि वो सफल नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक भैया की तरह ये भी अपनी पहली स्टेज में ट्रायल और एरर मेथड की बात करते हैं, त्रुटि और प्रयत्न की बात करते हैं कि कोशिश करता रहे बच्चा। फिर आता है जब बच्चा हल्का फुल्का कंसेप्ट सीख जाए, अब आपको उसका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसे खेल खिला दो उसी कंसेप्ट के नियम के अंदर बांधते हुए। तो कहा गया नियम बाध्य अवस्था, यानी कि रूल बाइंडिंग स्टेज, जिसमें बच्चे को कंसेप्ट और बेहतर करने के लिए आप क्या करते हैं, उसी नियम से संबंधित खेल खिलाते हैं। जैसे आपने बच्चे को बताया कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। अब आपने अपनी क्लास में बच्चों को कहा कि आप एक काम करो। बच्चों ने कहा क्या करना है कि बेटा जी ऐसे त्रिभुज बनाओ जिसके 3 एंगल को जोड़ने पर 180 आता हो। और बच्चों ने जोड़ा। तो एंड में अब आप उनसे कहिए बना लिए, बच्चे कहेंगे जी बना लिए। अब डिस्कशन कराइए क्लास में, पूछिए राम से कि भैया बताइए राम जी, आपके तीनों एंगल्स का कितना कितना माप है, मेजरमेंट क्या है। बच्चा बताएगा एक मेरा एंगल 50 डिग्री का, दूसरा भी 50 का और तीसरा मेरा 80 डिग्री का, और तीनों मिलाकर मेरे 180 हो गए। बहुत बढ़िया। फिर पूछिए किसी और बच्चे से, श्याम से पूछ लीजिए। श्याम बताएगा जी मेरा एक 40 डिग्री का, दूसरा भी 40 डिग्री का, तीसरा मेरा 100 डिग्री का। गजब भाई, लेकिन तीनों का योग 180 ही बैठ रहा है। फिर किसी और से पूछिए। तो अब बच्चे को लगेगा हमारे तीनों एंगल के माप तो अलग अलग हैं, लेकिन कमाल की बात है योग सभी का 180 आ रहा है। तो नियम में बांधते हुए खेल खिलाया तो क्या हुआ, बच्चे का कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक साहब। उसके बाद आती है तीसरी अवस्था, जिसे आप बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था, यानी कंपैरिजन स्टेट। अब बात यह आती है कि आपके बच्चे को ये इसी तरीके के खेल में ये नियम याद रहेगा, या आप कोई सा भी खेल खिला दो तब भी वो उसको नियम से कहीं पर भी गड़बड़ी न रहे। तो उसके लिए एक ही नियम पर आधारित कई अलग अलग सामग्रियों से आप उसे यही खेल खिलाइए। अगर आप एंगल को ही पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग करें और कई अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग करके कई अलग अलग खेल खिलाइए, लेकिन नियम यही हो कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक
कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी आप एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण जो होते हैं उनके कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, लेकिन वहां थोड़ा सा हायर करके घुमाइए बच्चे को, लेकिन नियम वही याद रखने दीजिए कि अंदर के कोणों का योग 180 ही होना चाहिए। तो इससे बच्चा गणित के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से सीखेगा। अब देखिए, जब आप किसी कंसेप्ट को सीख जाते हैं तो उसका प्रस्तुतिकरण जरूरी है, उसका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। यह आती है आपकी चौथी स्टेज, जिसमें आप प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण करेंगे ताकि बच्चे के दिमाग में उस कंसेप्ट, उस अवधारणा की एक मूर्त इमेज या एक चित्र बन जाएगा। तो मुख्य तथ्य जो बच्चे सीख चुके हैं, अब उसे आपको स्थिर करना है, उसे आपको एकदम कॉन्क्रीट करना है, तो प्रस्तुतिकरण करिए। यानी अब आप चित्र के माध्यम से, सारणी के माध्यम से तथ्य को दिखाइए ताकि बच्चा न भूले। फिर आती है आपकी 5वीं स्टेज, जिसे आप बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज या सांकेतिक अवस्था। अब आप एक बात बताइए, अगर ऐसा हो कि एक ही नियम अलग अलग कंसेप्ट में यूज हो तो बच्चे को क्या होगी, जटिलता आएगी। उसके दिमाग में लगेगा अरे यार यहां कौन सा लगाना है, वहां कौन सा लगाना है। तो अगर एक ही नियम अलग अलग कंसेप्ट में यूज होता है तो जटिलता आती है, और जटिलता से आपको बचाने के लिए क्या करना होता है, सांकेतीकरण करना होता है। जैसे आप जोड़ने के लिए ये संकेत देते हो प्लस का, घटाने के लिए ये संकेत देते हो माइनस का। तो आपको बच्चे को जब भी बताना है तो उसे एक ही कंसेप्ट को इस्तेमाल करने में कहीं कोई अलग अलग कंसेप्ट में भी अगर एक ही नियम लग रहा हो तो उसे किसी तरीके की कंफ्यूजन ना आए। तो अब आप क्या कीजिए, संकेत लेकर आइए, अपने नियम से संबंधित किसी सूत्र को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो आप इसे कहते हैं सांकेतीकरण। फिर आता है अंत में सिद्धांत की अवस्था, जिसमें बच्चा कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ चुका है। तब आप सिद्धांत लेकर आइए उसके सामने। पाइथागोरस का सिद्धांत ला सकते हैं या अन्य कोई भी सिद्धांत ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे को बार बार असफल हो तो भी वो प्रयास करता रहे, या जिसे आप कहते हैं फ्री प्ले स्टेज। फिर नियमों में बांधते हुए नियम बाध्यावस्था आप खेल खिलाइए। फिर जब बच्चा उस खेल में कितना माहिर हुआ है या कितना अभी माहिर होना बाकी है यह आपको समझना है, तो आप तुलनात्मक अवस्था में लेकर आइए, जिसमें एक ही नियम पर आधारित अलग अलग सामग्रियों से कई खेल खिलाइए, कंक्रीट हो। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण करिए, उसे चित्र के माध्यम से, सारणी के माध्यम से बताइए। फिर उसके बाद उसका सिंबल इंट्रोड्यूस कीजिए, सांकेतिक अवस्था। और अंत में आता है कि फिर जाकर आप सिद्धांत पर बच्चे को लेके आइए। तो पहले अवधारणा समझाई, मूर्त अनुभव दिए, खेल के माध्यम से, तुलना के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, फिर आपका संकेत के माध्यम से उसको समझाया, फिर अंत में जाकर सिद्धांत बताया, तब अमूर्तीकरण करा। समझ में आ गई बात। अब इन्होंने 4 सिद्धांत और दिए। ये तो स्टेजेस दी, अब 4 सिद्धांत दिए हैं। और कमाल की बात है 2021 से ये 4 सिद्धांत कम से कम 3 बार आपके एग्जाम में सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लिए हैं। तो पहले तो सीक्वेंस देख लें। सबसे पहला है गतिक नियम या डायनेमिक आपका लॉ। दूसरा है बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम, जिसे आप एक से अधिक अभिव्यक्ति सिद्धांत भी कहते हैं। बोध का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, और परिवर्तनशीलता का मतलब चेंजिंग या डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। फिर आता है गणितीय परिवर्तनशीलता सिद्धांत, और अंत में आता है रचनात्मक सिद्धांत। गतिक यानी डायनेमिक लॉ ये कहता है कि बच्चे को खेल खेल के माध्यम से क्रियाशील रखते हुए उसको अनुभव दीजिए मूर्त सामग्री का उपयोग करके। यानी बच्चे को पहले अमूर्तीकरण पर मत लेकर आइए, पहले उसे उसके सामने जो चीजें हैं उनसे उस कंसेप्ट को, मैथ्स के को समझाइए, ताकि बच्चा एक्टिव होकर डायनेमिक सिचुएशन में उस कंसेप्ट को समझ पाए। फिर आता है बोधात्मक परिवर्तनशीलता यानी अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग में भी उसको क्या करना है आपको, जैसे वहां बात थी ना तुलनात्मक अवस्था। तुलनात्मक अवस्था में आप क्या कर रहे थे, एक ही नियम आप बच्चे को सिखा रहे थे, लेकिन अलग अलग सामग्री से प्रयोग कर रहे थे, अलग अलग कंसेप्ट में उसे यूज करा रहे थे उस एक ही नियम को। तो ऐसे ही बोधात्मक परिवर्तनशीलता में आप क्या करिए, अलग अलग सामग्री का टीचर क्या करेगा, बच्चे को कितना बोध हुआ
उसको परिवर्तन करता रहेगा कि क्या इस वाले गेम के साथ समझ पा रहा है ये कि यही वाला लॉ लगना है या यही सिद्धांत लगना है। तो क्या करना है, बच्चे को अलग अलग टीएलएम यानी कि अधिगम या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के माध्यम से कंसेप्ट को समझाना है। फिर आता है गणितीय परिवर्तनशीलता। गणितीय परिवर्तनशीलता यानी अब एक ही कंसेप्ट को आप गणित के बाकी कंसेप्ट के साथ में जोड़कर उनका प्रयोग करते हुए फिर समझाइए, ताकि पुराने रिवाइज और गणित में भी परिवर्तनशीलता आ गई कि कहीं बच्चा मिक्स तो नहीं कर दे रहा अपने पुराने नियमों को या पुराने कंसेप्ट के साथ ये जो नया कंसेप्ट गणित का सीख रहा है उसे। तो गणितीय परिवर्तनशीलता स्थान यानी कि अवधारणा यानी कंसेप्ट के हर पहलू में बच्चा समझ जाए, उसके लिए आप अलग अलग गणित के जो आपने पहले से सिखाए सिद्धांत हैं उसमें इस नए सिद्धांत को इन्वॉल्व कीजिए, डालिए और देखिए बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। जैसे आपको दशमलव की अवधारणा समझानी है तो आप ग्राफ पेपर का और भिन्नों का दोनों का प्रयोग करिए। अगर आपने पहले समझाए हुए हैं तो इनका प्रयोग करते हुए आप समझा पाएंगे, या आपको भिन्नों का प्रयोग फ्रैक्शन समझाना है तो दशमलव पहले अगर आपने समझाए हुए हैं तो दशमलव का यूज करते हुए उसे क्या करिए, समझाइए। तो बच्चा क्या है, पुराने कंसेप्ट को भी सीखता रहेगा, वो भी उसका कॉन्क्रीट रहेगा, कुछ घालमेल नहीं होना है, किसी भी प्रकार का घालमेल नहीं रहेगा, एकदम बढ़िया मामला रहेगा। और अंत में आता है रचनात्मक सिद्धांत, जिसकी एक लाइन सीधे यहीं से पूछ ली जाती है कि गतिविधियों को कराने में, एक्टिविटीज को कराने में अवधारणाओं का निर्माण हमेशा विश्लेषण से पहले होना चाहिए। यानी बाद में आप बच्चे को एनालाइज करने के लिए बोलिए कि बेटा बताओ इसमें कौन सा नियम लग रहा है, उससे पहले कंसेप्ट समझा लीजिए, अवधारणा पहले समझाइए, फिर बच्चे को एनालाइज करने के लिए कहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम से पहले इसे एक बार और देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न बनाते हैं। स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक क्लास में अलग अलग प्रकार की सामग्री लेकर आया। जैसे लेकर आया गिन तारा यानी अबेकस, डीन्स का ब्लॉक लेकर आया और 1 रुपए 10 रुपए 100 के नकली नोट लेकर आया। तो यहां डीन्स के सिद्धांत के कौन से नियम का टीचर आश्रय ले रहा है? अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग यानी बोधात्मक परिवर्तनशीलता। लेकिन अगर यही होता कि टीचर स्थानीय मान की अवधारणा को समझाने के लिए या भिन्नों की अवधारणा को समझाने के लिए दशमलव का प्रयोग करता है, ग्राफ पेपर के या ग्राफ के जो मानक हैं उनका प्रयोग करता है, तो गणित के ही कंसेप्ट में टीचर घूम रहा है। शिक्षण सहायक सामग्री नहीं बदल रहा, लेकिन गणित के कंसेप्ट में ही टीचर घूम रहा है, तो वो गणितीय परिवर्तनशीलता होती। और जब आ जाए कि अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है, तो बोध को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कॉग्निशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वेरिएबिलिटी लेकर आ रहा है बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम। नेक्स्ट, जॉल्टन पॉल डीन्स के अकॉर्डिंग गणित पढ़ाते समय शिक्षक को किस पर महत्व देना चाहिए? सूत्रों को रटाना मैंने आपको बताया है नेगेटिव होता है, काट दीजिए। गणितीय अवधारणा की संरचना करने के बाद पहले कंसेप्ट समझा ले, फिर उसका अमूर्तीकरण करे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को दर्शाता है, जैसा कि जॉल्टन पॉल डीन्स ने कहा था? गणितीय परिवर्तनशीलता पहले नहीं आता, गतिक नियम आता है, कहीं दे नहीं रखा। इसका मतलब दूसरे पर आइए, जिसे कहते हैं बोधात्मक परिवर्तनशीलता, कॉग्निटिव वेरिएबिलिटी। तो वो दिख रहा है हमें, ये गणितीय है, काट दीजिए। ये गणितीय है। रचनात्मक सिद्धांत सबसे अंत में आता है, काट दीजिए। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक या बोधात्मक परिवर्तनशीलता, फिर गणितिक के कंसेप्टों में परिवर्तन करते हुए, और अंत में रचनात्मक सिद्धांत, जहां बच्चा विश्लेषण करने से पहले खेल खेल के माध्यम में कंसेप्ट को समझ चुका हो। तो मुझे उम्मीद है कि इतना सरल मैं इस पूरे सिद्धांत को कर पाई हूं, आसानी से समझा पाई हूं, क्योंकि किताबों में बड़ा रटी हुई लैंग्वेज में ये लिखा रहता है, तो बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में जुटे रहें। इसी तरीके की और शॉर्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना प्यारा परिवार टारगेट विद अंकित। मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।